हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के विकास के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे हम 5 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1600 से लेकर 1765 तक के टाइम पीरियड की, जो अंग्रेज़ों के भारत में आगमन से रिलेटेड है, यानी इसे आप अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स कह सकते हैं। सेकेंड फेज में हम 1765 से 1858 तक के टाइम पीरियड की बात करेंगे, जो ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। थर्ड फेज 1858 से 1919 तक के टाइम पीरियड को कवर करता है, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के एंड से रिलेटेड है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न 1857 की क्रांति, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे। फोर्थ फेज 1919 से 1947 तक के टाइम पीरियड को कवर करता है, जब भारत में सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन का आरंभ काल कहलाता है। और सबसे लास्ट में आता है 1947 से 1950 तक का टाइम पीरियड, जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज कहा जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय संविधान की रचना यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो चलिए, अब इन 5 फेजेस के दौरान कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन से एक्ट लागू हुए और उनका क्या क्या इफ़ेक्ट रहा, इसकी हम सभी अब आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1600 ईस्वी के चार्टर के बारे में, जिससे ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी इस्टेब्लिश की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस हुई। उस समय मुगल सम्राट अकबर का रूल था। 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का रूल था, जिसे इंग्लैंड की हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 1611 में जहांगीर ने जब मसूलीपट्टनम में एक टेम्परेरी प्लांट यानी कि अस्थायी कारखाना खोलने की परमिशन दी, और 1613 में सूरत में एक परमानेंट प्लांट यानी स्थायी कारखाना खोला गया। इस तरह से यदि देखा जाए तो सूरत ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला कमर्शियल सेंटर था। धीरे धीरे कंपनी ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में भी अपने कमर्शियल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट और उसकी काउंसिल करती थी। तो मेनली यदि देखा जाए तो भारत में 1600 का चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट से ही रिलेटेड था। अब बात करते हैं 1726 के राजलेख यानी 1726 के चार्टर की। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था, जिसने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उसकी काउंसिल को लॉज बनाने की पावर दी थी। बट लॉज बनाने की पावर देने के साथ ही उस पर 2 रेस्ट्रिक्शन भी थे। पहला, काउंसिल जो भी लॉज बनाएगी वो इंग्लिश लॉज के अगेंस्ट ना हो, और दूसरा, जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो रीजनेबल यानी युक्ति युक्त हो। इसी दौरान 1757 में अंग्रेज़ों ने बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर वहाँ की पावर्स अपने हाथ में ले ली। बैटल ऑफ प्लासी से ही इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की नींव पड़ी, यानी दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो बैटल ऑफ प्लासी को ही आप भारत में ब्रिटिश एम्पायर का स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। इसके बाद 1764 के बक्सर के युद्ध से मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवान बना दिया। इसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि इस एक्ट के पारित होने से पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की प्रेसिडेंसीज एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र होती थी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर और उसकी काउंसिल किया करती थी, लेकिन इस एक्ट ने बंगाल प्रेसिडेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया। साथ ही इसने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की। इसी तरह से 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त अधिनियम, जिसने कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए भी लॉज बनाने की पावर दे दी। बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल वर्क्स को एक दूसरे से अलग कर दिया। इसके बाद 1813 के चार्टर ने कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इस चार्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ये था कि इसने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों के द्वारा बनाए गए लॉज को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास होना मैंडेटरी कर दिया। 1833 का चार्टर, जिसने देश के गवर्नेंस में कई इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए। ये चार्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस का एंड और देश में एक सेंट्रल गवर्नेंस को स्टार्ट किया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किया। इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना।
इसके बाद आता है 1853 का चार्टर, जिसने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की पावर्स को डिवाइड करके एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया। बंगाल के लिए एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। साथ ही इसने पूरे भारत के लिए एक लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश किया। इस एक्ट की एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी रही कि इसने भारत के गवर्नर जनरल को, यानी कि जो पहले भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, अब वो भारत का वॉयसराय कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर से जिसे बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उसके बाद इस एक्ट से इसे भारत का वॉयसराय कहा जाने लगा। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग 1856 में बनने वाला भारत का पहला वॉयसराय कहा गया। इस एक्ट ने 1857 की क्रांति के बाद उसके इफेक्ट को और भी तेज कर दिया और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस को ख़त्म कर दिया। अब आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। भारत के शासन को इसने कंपनी के हाथों से लेके सम्राट को दे दिया गया और साथ ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे उनका भी एंड कर दिया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ने सबसे पहले लॉज बनाने में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को स्टार्ट किया। साथ ही इस एक्ट ने मद्रास और बम्बई की लेजिस्लेचर को भी लॉज बनाने की पावर दे दी। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने सेंट्रल लेजिस्लेटर में मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया, जिसमें मैक्सिमम 16 और मिनिमम 10 मेंबर्स होते थे। इसके बाद आता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो को भारत का वॉयसराय अपॉइंट किया गया और जॉन मार्ले को इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ये एक्ट इसलिए फेल रहा क्योंकि इसने मुस्लिमों के आधार पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, उनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। बात करते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की। इस एक्ट ने एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश तो किया, लेकिन इस सिद्धांत को सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू नहीं किया गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये था कि इसने जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की थी उस डिमांड को ये पूरी नहीं कर सका और पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी वो पूरी नहीं हो सकी और आंदोलन बढ़ता ही चला गया। इस एक्ट ने ही सबसे पहले इंडिया में एक पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया और जो सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी मुस्लिम समुदाय की तरह एक अलग निर्वाचन के सिद्धांत को बढ़ा दिया। पहली बार इस एक्ट ने ही महिलाओं को वोट डालने का भी राइट दिया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो 1919 के एक्ट के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप था। 1935 का एक्ट बहुत ही लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें 321 आर्टिकल्स और 10 शेड्यूल्स थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट इसी एक्ट पर बेस्ड है। इसी एक्ट ने इंडिया में एक फेडरल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था। साथ ही इसने सेंट्रल में डायरकी यानी कि द्वैध शासन को भी इस्टेब्लिश किया। इसी एक्ट ने पहली बार आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना की और बर्मा, जो पहले भारत का हिस्सा था, उसे भारत से अलग कर दिया। इसके बाद 1942 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में एक दूत मंडल भारत भेजा जो क्रिप्स मिशन के नाम से फेमस हुआ। इसका मेन पर्पस कांग्रेस, मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट्स के साथ ही सभी वर्गों को सेटिस्फाई करना था, लेकिन ये अपने पर्पस में सफल नहीं हो सका। अब बात करते हैं 1946 के कैबिनेट मिशन की, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इस मिशन ने सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया और प्रोविंसेस को मिलाकर भारत में एक यूनियन का सजेशन पेश किया। साथ ही इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सॉवरेनिटी थी उसका भी एंड कर दिया। 1946 के कैबिनेट मिशन ने, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इस मिशन ने सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया और प्रोविंसेस को मिलाकर भारत में एक यूनियन का सजेशन पेश किया। साथ ही इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सॉवरेनिटी थी उसका भी एंड कर दिया। अब बात करते हैं 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, जिसने भारत को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, भारत
और पाकिस्तान में। इस एक्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि इतने भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत का जो पूरा गवर्नेंस है, इसका जो शासन है, वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही चलाया जाएगा। इसके बाद संविधान बनने की, यानी कि सबसे पहले संविधान को बनाने की जो योजना है, वो कैबिनेट योजना के तहत नवंबर 1946 में सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का चुनाव किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 296 मेंबर्स में से 211 कांग्रेस मेंबर, 73 यानी कि 73 मेंबर्स मुस्लिम लीग के, और बाकी जो सीट्स थी वो खाली रही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, एच.एस. गौड़, के.टी. शाह, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और कृष्ण स्वामी अय्यर शामिल थे। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें टेम्परेरी चेयरपर्सन के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरपर्सन यानी कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति के गठन के बाद संविधान का एक प्रारूप बनाया गया, जिस पर करीब 8 महीने तक बहस हुई। इस दौरान कई अमेंडमेंट भी हुए और संविधान सभा के 11 अधिवेशन किए गए, जिसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अनटायरिंग एफर्ट्स, अथक परिश्रम के बाद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। इसके बाद 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ और कुछ प्रोविजंस तो उसी दिन से लागू कर दिए गए, जैसे आर्टिकल 5 है, 6, 7, 8, 9, 60 और बाकी के और कई आर्टिकल्स हैं जो उसी दिन से लागू कर दिए गए। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे कितने अनटायरिंग एफर्ट्स लगाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कौन कौन से एक्ट बनाए गए, उन एक्ट का इंडियन गवर्नेंस पे क्या कंट्रोल था, क्या उनका इफ़ेक्ट रहा, ये सब हमने इस वीडियो में जाना है।